Hey, hello. I welcome you online education track. And today we are going to complete chapter number 3 of NCERT class 7, that is social and political life 2. अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 कवर कर लिया है क्लास 7 क्लास की एनसीईआरटी का, और आज हम लोग थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। द चैप्टर नेम इज हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कि जो राज्य सरकारें होती हैं वो कैसे काम करती हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कि केंद्र सरकार पर जो सेंटर पर केंद्र सरकार होगी और जो स्टेट लेवल पर राज्य सरकारें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल लेवल के जो डिसीजन लेती है, लाइक डिफेंस, कम्युनिकेशन। दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकारें बोला जाता है, राज्य सरकारें जिनका आज मेन टॉपिक है। इसके अंदर एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इनको फोकस करती है। फिर आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, एक होता है पंचायत, एक होता है नगर पालिका। देखिए, पंचायत का मतलब होता है गांव के लिए, जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, और नगर पालिका होती है सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो अभी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। सो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, तो राज्य सरकारें काम कैसे करती हैं। द गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल, जो सरकारें होती हैं तीन लेवल पर काम किया करती हैं। एक है नेशनल लेवल पर केंद्र सरकार, स्टेट लेवल पर आती है राज्य सरकार, और फिर लोकल लेवल पर आती है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत या नगर पालिका। इन स्टेट इट इज द एमएलए, member of legislative assembly who represent the people. The MLA enter the assembly and form the government. देखिए, होता क्या है राज्य के अंदर, जैसे दिस इज स्टेट, यहाँ की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। उसका एक एमएलए इलेक्ट किया जाता है जो इस पूरी की पूरी जो ये है कॉन्स्टिट्यूंसी इसको रिप्रेजेंट करता है। और यही जो एमएलएज होते हैं डिफरेंट, हर राज्य के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एमएलएज होते हैं जो वहाँ के असेंबली में जाकर बैठते हैं, सरकार बनाते हैं। एवरी एमएलए इज इलेक्टेड फ्रॉम वन एरिया, दिस एरिया इज नोन एज हिज कॉन्स्टिट्यूंसी। हर जगह से एक जो एमएलए होता है वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। A political party whose MLA win more than half of the number of the constituencies in the state get the majority. The political party is called the ruling. देखिए, सिंपल है। यहाँ पर ये मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एक स्टेट है, इसको हमने डिवाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, लाइक दिस। तो ये ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे ही बहुत सारी होती रहेंगी। तो उसमें क्या होगा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एमएलए इलेक्ट होगा जो इलेक्शन में जीतेगा। तो ऐसे ही होता रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ टोटल 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज के 51 एमएलए हो जाएंगे, मतलब जिस भी पार्टी ने अपनी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू में गवर्नमेंट फॉर्म तभी कर पाएगा जब उसके 50% उसके एमएलए होंगे। तो जो 51% हो सकते हैं, इट इज़ एक्चुअली नॉट 51%, इट इज़ मोर देन 50। मतलब अगर 100 सीट हैं तो 51 सीट हो गई, लेकिन अगर 200 सीट हैं तो उसके अंदर आपका 101 सीट पर भी काम हो जाएगा, जो देखा जाए तो 51% नहीं है, इट इज़ 50.5%। तो अगर 50% से जिसके भी एक सीट ज़्यादा होती है उसको मौका मिलता है सरकार बनाने का, और उसी को बोला जाता है रूलिंग पार्टी। और जो एमएलए होते हैं जो 51% का जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, उनको बोला जाता है अपोजिशन, कि वे अपोज करते हैं। फिर एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो अगर ये एक स्टेट है तो उसकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव का मतलब वही है कि कैसी असेंबली जो लॉ बनाती है, जो कानून बनाती है। A constituency is an area from which all the voter living there choose their representative. तो अगर ये वाला जो रीजन है, यहाँ के जो लोग होंगे अपने एक बंदे को इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन होगा उसमें, और वही जो इलेक्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, और उसी को बोला जाता है एमएलए, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस एमएलए बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो जैसे मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंदर हो सकता है कि ए पार्टी से है, बी पार्टी से है। ये लाइव एग्जांपल लेते हैं, तो कोई बीजेपी से हो सकता है, कोई कांग्रेस से हो सकता है, कोई दूसरी पार्टी से हो सकता है, या फिर कुछ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो जो एमएलए होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैज वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन मेजोरिटी। अब अगर जैसे अगर मान लीजिए 250 टोटल एमएलए होंगे, तो जिसके पास भी 125
प्लस एक, दैट इज जिसके पास भी, जिस पॉलिटिकल पार्टीज के पास 126 एमएलए का जो सपोर्ट होगा, या फिर 126 उनके एमएलए जीत के आए होंगे, तो उनके पास सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। The organization of the state government includes the governor, the state legislature and the state council of ministers. तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं? तो गवर्नर होंगे, ऊपर सबसे ऊपर गवर्नर होते हैं, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, और उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। Every state in India has a legislative assembly and duration of this legislative assembly is 5 year. इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, सबके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और उनकी जो ड्यूरेशन होती है 5 साल होती है, ये मैक्सिमम है। 5 साल से पहले जैसे केंद्र सरकार होती है, अगर 5 साल के बाद इलेक्शन तो होने ही होने हैं, लेकिन अगर 5 साल से पहले अगर सरकार गिर जाती है, या फिर जो मोर देन 50% का जो सपोर्ट चाहिए, अगर वो किसी कहीं पर भी जाके नहीं मिलता है, तो सरकारें गिर जाती हैं। तो 5 साल मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है इसका, लेकिन उससे पहले भी सरकार गिर सकती है। द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। ये यहाँ पर याद रख लेना कि जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, कि किसी भी राज्य का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो गवर्नर होता है, while the head of the government consists of the council of minister। और जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो सीएम होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सीएम भी एक पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और उसका हेड करता है। अगर मैं हल्का सा बनाऊं तो ये इस तरह से मान लेते हैं, एक पिरामिड इस तरह से बनता है। तो ये बन जाएगा टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें कुछ जो एमपी एमएलए होंगे वो बनाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर एक होती है कैबिनेट होती है, और कैबिनेट के ऊपर जाकर एक होगा सबसे ज़्यादा सीएम। तो आप समझ सकते हैं कि सीएम इज द हेड, उसके बाद उन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। और नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अपोजिशन वाले, यहाँ पर अपोजिशन भी हो जाते हैं, या फिर दूसरी पार्टी के भी लोग होंगे। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी हु फॉर्म द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। कि जो सरकार बनाता है उसका जो लीडर होता है उसको बोलते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर लीडर डिबेट एंड डिस्कस ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड मेक इंपॉर्टेंट बिल्स। देखिए, अगर बात आती है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर एक सरकार है, एक राज्य सरकार है, राज्य सरकार है कि हम एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी है, उसका काम क्या होगा? तो वहाँ पर कोई भी डिबेट की जाती है, कोई भी टॉपिक के ऊपर डिबेट की जाती है, उसको डिस्कस किया जाता है। कोई भी लॉ लाया जाना होता है, उसके ऊपर काफ़ी जो इश्यूज होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है, डिबेट की जाती है, और वोटिंग होती है। उसके बाद उसको एक्ट बना दिया जाता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज अ स्टेट, और यहाँ पर एक ऐसा लॉ बनाना है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो ड्यू टू लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स को 5,000 रुपीज़ मिलेंगे मंथली। अब ये एक तरह से किसी का इनिशिएटिव है, वो चाहता है, एक एमएलए या मे बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो चाहती है कि ऐसा कुछ बिल, ऐसा कुछ प्रोविज़न होना चाहिए। तो इस पर क्या होगा, एक बिल ड्राफ्ट किया जाएगा, उस बिल के अंदर ये रखा जाएगा, इस बिल के अंदर इसके ऊपर लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए, 5,000 से ज़्यादा कम करा जाए, ज़्यादा करा जाए, क्या फ़ायदे होंगे क्या नहीं होंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, डिबेट की जाती है, डिस्कस किया जाता है, उसके बाद लास्ट में वोटिंग की जाती है। और अगर वोटिंग करने के बाद अगर ये बिल बन जाता है, पास हो जाता है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सपोर्टिंग दिस बिल, तो इसको बोला जाता है कि अब एक्ट बन गया है। इन एडिशन द लेजिस्लेटिव असेंबली, द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो ए मॉडल ऑफ नोइंग व्हाट द गवर्नमेंट डज फॉर द गवर्नमेंट। साथ साथ क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये पता चलता है, जो एक आम जनता होती है उसको पता चल जाता है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। तो आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली सीएम होते हैं या फिर उनके मंत्रिमंडल होता है, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि हमने क्या किया है और हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। फिर द गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। अब एक स्टेट है तो उसके अंदर कई सारे तरह के काम होंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होगा, या फिर हेल्थ से रिलेटेड काम हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड काम हो सकता है, अभी माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड काम हो सकता है। तो उसके लिए एक अलग अलग से डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। तो एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जैसे सपोज कीजिए हेल्थ का, कि उसका काम क्या होगा कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो भी हो रहे हैं उस राज्य में, उसका ध्यान रखेगा। The government has the power to make new laws for the state regarding health and sanitation। और ये नॉर्मली हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो किसी स्टेट के प्रोविजंस हैं उन पर लॉ बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकारों को। लॉज फॉर द स्टेट्स आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे बताया कि स्टेट असेंबली होगी,
उसके अंदर कोई भी बिल आएगा, उस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद वोटिंग पर उसकी वोटिंग की जाती है, और अगर मेजोरिटी ऑफ द वोट उसको मिल जाते हैं तो एक नया एक कानून बन जाता है। एन एम एंड द लॉज फॉर द कंट्री आर मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट। और जो नॉर्मली ये उसी राज्य के लिए होंगे, फॉर एग्जांपल जब हम ले लेते हैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश है तो यहाँ के जो लॉज बनाए जाएंगे यूपी के अंदर एप्लीकेबल होंगे, ये दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के जो लॉज बनाए जाएंगे सिर्फ दिल्ली में होंगे। और अगर पूरे इंडिया के लिए लॉज बनाने हैं तो उसके लिए यूनियन पार्लियामेंट है, जो हमने लास्ट देखा था कि जो केंद्र सरकार होती है वो कैसे काम करती है। एन एमएलए इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ही इलेक्टेड बाय पीपल, इन हिज वे ही रिप्रेजेंट पीपल। तो नॉर्मली ये पता चल गया है कि आपको एमएलए कौन होता है। एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उसके वो रिप्रेजेंट करता है, और वो जाके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है। The political party that has a majority become the ruling party and all other members become the opposition। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि इसके अंदर जो भी मोर देन 50 सीट लेकर आ जाएगा, उसका जो लीडर होगा सीएम बनता है, और उसको बोलते हैं हम लोग रूलिंग पार्टी, और जो बाकी जो माइनॉरिटीज में होते हैं उसको बोलते हैं अपोजिशन। आफ्टर द इलेक्शन एमएलए बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी इलेक्ट देयर लीडर हु बिकम द सीएम। अब जैसे हमने एग्जांपल दिया था 50 लोग थे यहाँ पर, अगर ये 250 सीट्स ही टोटल, 250 सीट्स के अंदर मान लीजिए किसी एक पार्टी को, लेट से बीजेपी को मिल जाते हैं 140, उनके जो एमएलए हैं वो इलेक्ट होकर जाते हैं, तो 140 एमएलए अपना एक सीएम चूज करेंगे जो उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसा हम लोग देखते हैं यूपी के अंदर योगी है और दिल्ली के अंदर केजरीवाल है, द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज द मिनिस्टर। फिर क्या होगा, जो सीएम होगा, अब वो सीएम सेलेक्ट हो गया है, सीएम के बाद अब जो 140, मान लीजिए जो यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 140 बीजेपी के जो सपोर्टर आए थे, जो एमएलए आए थे, तो सीएम अपने हिसाब से अराउंड 10 15 20 जो भी उसको लगता है उसको अपना मंत्रिमंडल में शामिल कर लेगा, उसको बोला जाएगा मंत्री, जो होते हैं मिनिस्टर बोलते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट द सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स। और ये सारा का सारा कौन अपॉइंट करता है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये आपको याद रखना है पूरे चैप्टर में, कि जो जो सीएम होते हैं या दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो गवर्नर उसको अपॉइंट करते हैं। द मिनिस्टर्स हैव सेपरेट ऑफिसेज। और जो मिनिस्टर्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर या फिर एजुकेशन मिनिस्टर, उनके अलग अलग अपने ऑफिस होते हैं। सम एमएलए हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एमएलए एंड अदर एज अ मिनिस्टर। तो अब आपने देखा है कि 140 सपोज कि यहाँ पर इलेक्ट होकर आए थे, 140 के अंदर 10 से 15 या 20 जितने भी होंगे, जो भी सीएम को लगेगा उनको मंत्री बना देगा। तो देखा जाए तो जो मिनिस्टर होते हैं दो तरह काम करते हैं, एक तो मिनिस्टर का एक तो मंत्री भी होते हैं, और अपने एक एमएलए भी होते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। द डिबेट इज जनरली हेल्ड इन असेंबली टू डिस्कस करंट प्रॉब्लम। अब हमने बताया था कि जैसे कोई स्टेट है वहाँ पर कोई आता है, कोई प्रोविजन आता है, कोई जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 5000 पर मंथ देने का अगर कोई बात आती है, तो उसके लिए क्या होगा, उसकी डिबेट की जाएगी जो भी करंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग डिबेट टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। और जब डिबेट होती है तो डिफरेंट जो एमएलएज होते हैं, मे भी किसी पार्टी के हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ऐसा प्रोविजन लेकर आ रहे हो, क्यों लेकर आ रहे हो, उसका क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, या कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं कि चलो आप 5000 की जगह 4000 कर लीजिए, या फिर ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जो उनको सजेशन उनको लगेगा। एंड वॉट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, और सरकार को क्या करना चाहिए, अपना ओपिनियन भी देते हैं। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। और अगर कोई बात की जाती है, तो जैसा अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी अपन देखा होगा कि मान लीजिए जो यूपी में है काफ़ी लोग बाहर, जो है माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस हो गया था, तो अपोजिशन पार्टी ने पूछा था योगी जी से कि आप क्या कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो अपने ओपिनियन दिए कि ये काम कर रहे हैं, फिर सजेशंस। तो उनको बताया गया कि हम लोग कि योगी सरकार ने कि बताया, फिर अपने लोगों को बताया कि कैसे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कैसे जॉब प्रोवाइड करने की प्लानिंग चल रही है, उनको वापस कैसे बुलाया जा रहा है। द सीएम एंड अदर मिनिस्टर टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट। और कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होती है किसी भी सरकार में, राज्य सरकारों के अंदर कोई भी इशू आता है, तो सीएम और उनके जो मंत्रिमंडल होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हम जो भी चाहे प्रेस हो या अपोजिशन हो, ये आम जनता भी होती है, उन्हीं से क्वेश्चन करती है। द वर्ड गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम। और सरकार का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, यहाँ पर मतलब है सरकार का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और वेरियस मिनिस्टर्स से। All the MLAs who gather together in the legislative assembly or called the legislature। और जितने भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, वो सारे सारे जो भी एमएलए को मिलाकर बोला जाता है लेजिस्लेचर।
द लेजिस्लेचर असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर द ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू। तो ये अगर ये वाली बात आती है कि सिर्फ जो डिस्कशन होता है, ओपिनियन एक्सचेंज किए जाते हैं सिर्फ असेंबली में ही किए जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारी चीज़ें होती हैं। देर आर सेवन न्यूज़पेपर के थ्रू भी दे सकते हैं, टीवी चैनल के अंदर भी देख सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सरकार से बात करती है। अगर जैसे न्यूज़पेपर में कुछ कटिंग आती है, कुछ कोई आर्टिकल लिखना चाहता है, उसको कुछ पूछना चाहता है, तो उसकी तरह से भी अपने ओपिनियन सरकार के पास पहुंचे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी काम होता है। So after the discussion, the assembly, a press conference is generally held by the particular minister who explain the step taken by the government. अब देखिए जैसे जो हम वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स का केस पढ़ रहा था यूपी में या फिर अदर बिहार में ऐसे स्टेट्स के अंदर। तो एक मान लो लॉ बनाया गया है, कोई कानून बनाया गया, उनके लिए कैसे हेल्प करने वाले हैं, तो उसी के बाद जैसे कानून पास किया जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प की जाती है और नॉर्मली वही जो मंत्री होता है जिसके रेस्पॉन्सिबल होता है उसी को हेड करता है। तो फिर जो पर्टिकुलर मिनिस्टर हु एक्सप्लेन द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, और ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप कि सरकार क्यों क्या काम स्टेप क्या लिया गया है, उसका क्या फायदा होगा। मीडिया पर्सन देन रिपोर्ट दिस डिस्कशन इन सेवरल न्यूज़पेपर। और जो हाँ जर्नलिस्ट होते हैं, तो जर्नलिज्म के थ्रू मीडिया में वो अपने जो डिस्कशन हुआ है, जो उसकी मेन चीज़ों को न्यूज़पेपर में रखते हैं और न्यूज़पेपर के थ्रू अपने काम जनता में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। The government can also decide to take new laws for state regarding sanitation and health facilities. The various government departments then implement these laws, right? So whenever the government fail to satisfy people need, the organized meeting to voice their opinion and protest against the government. और अगर बाई चांस कोई भी अगर सरकार फेल हो जाती है लोगों की जनता की जो नेसेसिटी है उसको पूरा करने के लिए, तो लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, जिससे सरकार को समझ में आए और वो चेंज करे उनके लिए ध्यान। सो दिस वॉज द एंड। लेकिन कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स हैं जो पता होने चाहिए, मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल वोटर्स लिविंग दीज चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है कि एक टेरिटरी होती है जिसके अंदर वोटर्स होते हैं और वे अपने एक एमएलए को, अपने जो प्रतिनिधि होता है उसको इलेक्ट करते हैं। मेजोरिटी का मतलब वही होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो मोर देन 50% सीट ले आएगी, एमएलए जीत लेगी, उसी को बोला जाएगा मेजोरिटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो चीज होती है, इसका मतलब होता है गैदरिंग ऑफ मीडिया पर्सन्स हु आर इनवाइटेड टू हियर अबाउट दी एंड आस्क क्वेश्चन ऑन पर्टिकुलर इश्यूज एंड देन दे एक्सपेक्ट यू टू रिपोर्ट ऑन दिस ऑन द लार्ज पब्लिक। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि एक मीडिया लोगों को बुलाया जाता है, उनसे मौका दिया जाता है कि आप हमारी बात सुनो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, और उसके बदले वे जो भी डिस्कशन निकलता है उसको अपन न्यूज़पेपर के थ्रू या मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़ चैनल के थ्रू आम जनता पर पहुंचा दिया जाता है। Opposition party, yes, the elected representative who are not the members of the ruling party belong to the opposition party। और जब भी कोई सरकार बनती है, जो लोग मेजोरिटी गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी पावर में आते हैं, दैट इज जो गवर्नमेंट बना लेते हैं, उनको तो बोला जाता है मेजोरिटी पार्टी। और जो बाकी लोग होते हैं सबके सब चले जाते हैं अपोजिशन पार्टी के अंदर। जैसा आज हम लोग केंद्र सरकार में देखते हैं, तो बीजेपी को जो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है और रूलिंग पार्टी है, और कांग्रेस अपोजिशन में आ गई। उसके बाद जो भी डिफरेंट पार्टीज हैं सारी की सारी अपोजिशन के अंदर है। सेम चीज़ दिल्ली का भी ले लेते हैं, तो आम आदमी पार्टी है वो मेजोरिटी पार्टी है, और जो कुछ बीजेपी के जो एमएलए जीत का है वो अपोजिशन पार्टी के बन जाते हैं। रूलिंग पार्टी वही है। सो यहाँ पर हम लोग अभी चैप्टर ख़त्म करते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंटेंट कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है यहाँ पर आने के लिए। और आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपका जो भी क्वेरीज़ होती हैं जल्दी जल्दी पूरी हो सके। और प्लीज़ जो सब्सक्राइब बटन है उसको बटन दबा दीजिए, और बेल आइकन है उसको भी बता दबाना मत भूलना। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं।